हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। देखिए, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिस पे मैंने डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में, और टेस्टिकुलर कैंसर चिल्ड्रंस में यानी कि बच्चों में भी टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। लेकिन देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डिस्कस करने से पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये क्या काम करती हैं। तो देखिए, ये मैंने एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यूरेथ्रा, दिस इज द, मैंने देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताने की कोशिश की है। पेनिस, देन यूरेथ्रा, देन ब्लैडर, और इन यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ प्रेजेंट है? यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीच में। अब देखिए, अब एक चीज़ और जो जाननी है आपको कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्पर्म नरिश रहते हैं। ठीक है, और क्या रहते हैं? स्पर्म फ्लूइड के यानी कि लिक्विड के फॉर्म में बने रहते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है यानी कि जो सीमेन होता है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या करता है? यूरिन के ऊपर जो मेल्स का कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को बनाए रखने में भी प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिसीज़ का यानी कि प्रोस्टेट कैंसर का आखिर अकरेंस रेट क्या है। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक अगर देखी जाए तो 2021 में 2,48,530 केसेस सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के थे, जिसमें से 34,130 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, 8 में से 1 मेल को प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत होती ही होती है। ठीक है, अब इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो देखिए, साइंस एंड सिम्टम्स की अगर आप बात करेंगे तो यूरिनेशन में दिक्कत, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे जो क्या एक और काम करता है, यूरिनेशन कंट्रोल करता है। तो यूरिनेशन में दिक्कत कैसे हो सकती है? पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, इजैकुलेशन के दौरान दर्द हो सकता है, और हमेशा ऐसा लगेगा कि अब यूरिनेशन करना है, अब पी जाना है। ठीक है, पी मीन्स फॉर यूरिनेटिंग के लिए जाना है। नेक्स्ट इज द यूरिन सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा? यूरिन में ब्लड भी आ सकता है और सीमेंस भी आ सकता है। ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेनफुल इजैकुलेशन होगा जो मैंने बताया, और क्या होगा? बैक में पेन होगा, कमर में दर्द और हिप्स में दर्द होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो एडवांस लेवल के सिम्टम्स सामने आते हैं। क्या क्या सामने आता है? हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, वेट लॉस जो पता नहीं चल पाता किस वजह से वेट लॉस हो रही है, और टायर्डनेस बनी रहेगी, थकान। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी प्रकार का कैंसर होता है तो उसमें वेट लॉस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। वेट लॉस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि वेट क्यों लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप उस चैनल को भी विजिट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, और यही एंटीजन क्या करता है? ये एंटीजन स्पर्म को लिक्विड फॉर्म में बना के रखता है। तो
तो क्या करना है कि अगर ट्रीटमेंट करने जा रहा है डॉक्टर, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कंटिन्यूअसली पीएसए का लेवल चेक करते रहना है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को नुकसान पहुंचेगा, मतलब पीएसए का लेवल कम ज़्यादा होगा। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही निकल रहा है। अब देखिए सर्जरी में अगर हम चले जाएं तो इसका सर्जिकल जो ऑप्शन है, देखिए डॉक्टर्स इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में आप सोच रहे होंगे मैंने दवाइयाँ नहीं बताई, तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली पीएसए का लेवल चेक करते रहते हैं। कोई भी दवा देने से पहले कोई भी दवा यूं ही नहीं देते हैं, क्योंकि दवा से हो सकता है कि सिम्टम और ज़्यादा वर्स हो जाए। तो सिर्फ पीएसए लेवल चेक करते रहेंगे, ट्यूमर का क्या साइज़ है, क्या ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कितनी है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये सारे चेक करते रहेंगे, लेकिन कोई भी दवा नहीं। फिर देन सर्जरी की बात कर लेते हैं। सर्जरी में सर्जिकल जो प्रोसीजर है दैट इज़ रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ ट्यूमर को भी निकाल के अलग कर देते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ आसपास की जो टिश्यू होती हैं उनको भी रिमूव करना पड़ता है कुछ लिम्फ नोड्स के साथ। तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ ट्यूमर को भी निकालना पड़ता है। फिर रेडिएशन, देखिए रेडिएशन की बात करें तो दो तरह से है, एक एक्सटर्नल रेडिएशन और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल रेडिएशन में क्या होता है दोस्तों कि एक्सटर्नल रेडिएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक्सटर्नली रेडिएशन को टिश्यू के अंदर भेज करके जो ट्यूमर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं रेडिएशन के थ्रू। और इंटरनल रेडिएशन में क्या करते हैं, इंटरनली रेडिएशन सीड्स को प्लांट करते हैं। कैसे प्लांट करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी, सीटी स्कैन वगैरह है उसके थ्रू लोकेशन देख करके, स्कैनिंग इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू लोकेशन चेक करके और पर्टिकुलर रेडिएशन सीड्स वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे, जो इंटरनली रेडिएशन के थ्रू कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। ठीक है। फिर हार्मोनल थेरेपी की अगर हम बात करें तो देखिए हार्मोनल्स मेल्स में दो एंड्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोजेंस में भी कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो अब ये जो एंड्रोजेंस होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं फ्रेंड्स, ये निकलते हैं टेस्टिकल्स से। तो एक ऑप्शन ये है कि अगर हमें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है तो क्या किया जाए, ये दो हार्मोन्स जो हैं प्रोजेस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कहाँ से निकल रहा है, दीज आर द एंड्रोजेंस। तो इन एंड्रोजेंस को क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए या हटाया जाए। तो अब ब्लॉक करने का एक ही ऑप्शन है कि टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए। तो हार्मोनल थेरेपी में क्या करते हैं कि टेस्टिकल्स को रिमूव करके ये हार्मोन्स का लेवल कम कर देते हैं। ठीक है, फिर या ब्लॉक ही कर देंगे। फिर नेक्स्ट इज द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है कैंसर के दौरान बहुत वीक हो जाता है, तो इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है, बूस्ट किया जाता है ताकि उनकी खुद की बॉडी कैंसरस सेल से लड़ सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है टारगेटेड थेरेपी। जैसे कि अगर 2021 के रिसर्च की बात की जाए तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पे डॉक्टर्स फोकस कर रहे हैं, रिसर्चर्स फोकस किए थे। क्यों? क्योंकि ये टारगेटेड थेरेपी से डायरेक्ट कैंसरस सेल को टारगेट करके उनको वहीं पर ख़त्म कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो टारगेटेड थेरेपी बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है। नेक्स्ट इज़ द रिस्क फैक्टर। तो देखिए रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें दोस्तों तो किनको हो सकता है, कौन लोगों इसके एनकाउंटर में ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखिए इसको बताने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख करके उस चैनल को भी फॉलो करें, विज़िट करें। अब देखिए रिस्क फैक्टर, देखिए अब कहीं कहीं लोकेशन में ये ज़्यादा होता है, किसी लोकेशन में ये कम होता है, किन्हीं एज में ज़्यादा। अब देखिए मैं बता देती हूँ 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों में रेयर होता है और 50 वर्ष से अधिक के लोगों में ये कैंसर हो सकता है। ठीक है। फिर अब रेस की बात करें, रेस मतलब किस एरिया के लोगों में, तो मैं आपको बता देती हूँ
कि ये जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू वाइट पीपल्स। इसके पहले मैंने टेस्टिकुलर कैंसर बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वाइट पीपल्स में ज़्यादा पाया जाता है, यानी जो अमेरिका यूएसएस साइड के मेल्स होते हैं उनमें, और इस केस में ब्लैक पीपल्स में ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। और एशियन और हिस्पैनिक रीजन के जो लोग होते हैं उनको ये प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, एशिया लेवल के लोगों को। अब डाइट खाने से, तो जो लोग हाई फैट डाइट ज़्यादा खाते हैं, हाई फैट डाइट एकदम चर्बी युक्त वसा युक्त खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्टेज, तो देखिए अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो कैंसर स्टेजेस में ही डेवलप होता है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब कि कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में ही है। सेकेंड स्टेज का मतलब कि कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में तो है ही है, साथ ही साथ पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक। थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ आसपास के सेल्स, आसपास की टिश्यूज़ में भी कैंसर फैल चुका है, थर्ड स्टेज का मतलब। और फोर्थ स्टेज का मतलब होता है, इसको लेट स्टेज कहते हैं, इसमें कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ दूर थोड़े से डिस्टेंट ऑर्गन तक भी फैल चुका होता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस की अगर आप बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे होगा, तो इसका डायग्नोसिस आप ब्लड टेस्ट है जिससे पीएसए लेवल पता चल जाएगा, यूरिन टेस्ट है, यूरिन टेस्ट से यूरिन में पीएसए का लेवल पता चलेगा, और क्या पता चलेगा, यूरिन में PCA3 जीन की क्वांटिटी कितनी है ये भी पता करेंगे, तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जान सकते हैं। और क्या है, नेक्स्ट इज द बायोप्सी। बायोप्सी के बिना फ्रेंड्स कौन सा कैंसर है, कितना है, किस लेवल में है, ये नहीं पता होता है। तो बायोप्सी मतलब टिश्यू का छोटा सा पोर्शन लेके फिर उसको टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। नेक्स्ट इज द ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, प्रोब लेते हैं, प्रोब में कैमरा लगा करके रेक्टम रीजन के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर अंदर के विजुअल्स को कैमरा पे ऑन स्क्रीन देखा जाता है। तो दिस इज द ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि इससे फर्टिलिटी का क्या इफेक्ट है, फर्टिलिटी का क्या रिलेशन है, तो बता देती हूँ कि ऑपरेशन या सर्जरी के बाद गारंटेड नहीं है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है कि फर्टिलिटी बनी रहे, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और आसपास के टिश्यूज़ को रिमूव कर दिया जाता है। तो फर्टिलिटी बनी रहे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ को लेकर के। अब आप पूछेंगे ये 5% जो दिस रेट है कि पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, 5% सर्वाइवल रेट, इसके केस के बारे में अगर हम बताएं आपको तो 5 इयर्स तक पेशेंट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, इसके 98% दिस सर्जरी जो है इसके 98% 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका 98% है, ठीक है। तो यानी कि 5 साल तक पेशेंट रहेगा, उसको दोबारा कैंसर का अक्रेंस नहीं होगा, ये 98% तक श्योरिटी होती है, बाकी 2% की श्योरिटी कोई नहीं लेता, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर है तो नाम ही खतरनाक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ जैसा समझाना चाह रही थी आपको समझा पाई हूँ, मेरी बातें आप तक एज इट इज़ पहुँच चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाएं। लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सबको। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। थैंक यू वेरी मच।